हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 13 दिसंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एक्सिम बैंक भी बोलते हैं, ने किस देश में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 448 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया है? तो किसको दिया है इन्होंने? एक्सिम बैंक ने उज्बेकिस्तान को ये लोन दिया है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है सोम और कैपिटल है ताशकंद। तो और बात करें, एक्सिम बैंक ने भी कई और देशों को भी लोन दिया है। तो किन किन देशों को दिया है? मालावी को दिया है $215 मिलियन, और निकारागुआ को दिया है 20.1 मिलियन डॉलर, और सुरिमन को भी दिया है $35.8 मिलियन, और मालदीव को भी दिया इसने। तो मालदीव को किसने दिया है? सबसे ज़्यादा मालदीव को दिया है, $400 मिलियन लोन इसने मालदीव को दिया है। अगला क्वेश्चन ये है, CMS-01 किस देश का संचार उपग्रह है? तो ये इसरो का उपग्रह है। तो इसरो किसका है संचार? इसरो किसकी स्पेस एजेंसी है? ये भारत की एरोस्पेस एजेंसी है। और इसमें जो रॉकेट यूज, ये जो भारत का 52वां मिशन था CMS-01, इसमें रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? PSLV C50, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। वो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है श्रीहरिकोटा। वहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में इसरो का 51वां मिशन गया था, 51th मिशन गया था। तो उसका नाम क्या था? EOS-01, जिसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। तो इसमें कौन सा रॉकेट यूज हुआ था? इसमें रॉकेट यूज हुआ था PSLV C49, इसमें रॉकेट यूज किया गया था। और इसके साथ इन्होंने 9 उपग्रह और छोड़े थे, वो दूसरे देशों के थे। तो एक था लिथुआनिया का, और 4 थे अमेरिका के, और 4 थे लग्जमबर्ग के। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे, भारत का पहला पेट कोक सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? उड़ीसा में किया जा रहा है तलचर में। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा, ये कौन करता है? ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये स्थापित कौन कर रहा है? TFL, यानी कि तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसको बोलते हैं TFL, तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड। हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कहाँ पे? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेंगलोर नॉर्थ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उड़ीसा की बात हुई तो उड़ीसा के बारे में देखिए, कुछ चीज़ें जान लीजिए। डोला पूर्णिमा, जो होली हम लोग बोलते हैं, होली, उसको यहाँ पे डोला पूर्णिमा बोला जाता है। तो ये वहाँ का एक मुख्य त्यौहार है उड़ीसा का। और ठकुरानी यात्रा भी यहाँ का मुख्य त्यौहार है। ठकुरानी यात्रा भी यहीं का है मुख्य त्यौहार। यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और सुमंगल पोर्टल और नल से जल योजना ये भी उड़ीसा की ही है। तो इतनी बातें आप उड़ीसा के बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कवि की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में वनविल संस्कृति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था? तो ये किस कवि की जयंती पर किया गया था? ये तमिल कवि थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम भारती, तमिल में लिखते थे, तमिल के कवि थे। तो इसको आप जान सकते हैं। इनकी 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पतन विधेयक 2020 का मसौदा जनता के परामर्श के लिए जारी किया है। यह विधेयक किस अधिनियम की जगह लेगा? यानी कि विधेयक था तो ये किस विधेयक को रिप्लेस करेगा, किस कानून के रिप्लेस करेगा? तो वो कानून है भारतीय पतन कानून 1908 में जो आया था, उसको ये रिप्लेस करेगा। तो अभी तो वो विंटर सेशन हो नहीं पाएगा, तो जो हो नहीं पाएगा, तो अभी ये तो 2021 में ही आने की संभावना है इसकी। तो ये किसको रिप्लेस करेगा? ये भारतीय पतन कानून 1908 को रिप्लेस करेगा। इसके मंत्री कौन है? पतन पोत परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मांडवी इसके मंत्री हैं। और पोर्ट की बात हुई तो पोर्ट के बारे में जानिए। सबसे गहरा पोर्ट जो बन रहा है पश्चिम बंगाल में बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है? ताजपुर में। सबसे गहरा पोर्ट तो वो ताजपुर में बन रहा है। और कोलकाता पोर्ट जो है पश्चिम बंगाल में, उसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और केंडला जो बंदरगाह है वो भी फेमस बंदरगाह है।
तो उसका भी नाम बदल के रख दिया गया, उसका भी नाम बदल दिया गया है। उसका नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल बंदरगाह। वो कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में है। केंडला था, अभी उसका नाम पड़ गया पंडित दीनदयाल बंदरगाह। और बधावन महाराष्ट्र में है, जो नया बंदरगाह बना है महाराष्ट्र में, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किस कंपनी ने स्काइलो कंपनी के साथ मिलकर उपग्रह आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सेवा की शुरुआत करी है? तो किसके साथ इन्होंने मिलकर करी है? कौन इसके साथ मिलकर? बीएसएनएल ने स्काइलो कंपनी के साथ मिलकर ये करा है, आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्होंने सेवा की शुरुआत करी है। बीएसएनएल की बात हो गई तो बीएसएनएल के चेयरमैन कौन है? पीके पुरवार। और हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है? टेलीकॉम मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। क्लियर है। अब आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने 9 अरब डॉलर की वैक्सीन पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी एपीवैक्स शुरू करी है? तो यह करी है एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसमें खर्च कितना आएगा? इसमें खर्च आएगा 9 बिलियन का। 9 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, 9 बिलियन। अभी एडीबी की बात हो गई तो एडीबी ने अभी भारत के कई राज्यों को लोन भी दिया है। यूपी को दिया है, एमपी को दिया है, राजस्थान को दिया है, वेस्ट बंगाल को दिया है, मेघालय को दिया है। तो यूपी को दिया है 430 मिलियन, यूपी को दिया है 430 मिलियन, और एमपी को दिया है 270, और राजस्थान को दिया है 300 मिलियन, वेस्ट बंगाल को भी दिया इसने 50 मिलियन, और मेघालय को भी दिया 132.8 मिलियन इसने दिया है। एडीबी की बात करें तो एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? एडीबी के प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा, जो कि जापान के हैं। मसात्सुगु असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, भारतीय मूल के हैं, तो उनका नाम क्या है? अशोक लवासा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है एडीबी में? वो है समीर कुमार खरे। क्लियर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एडीबी की? एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिए एडीबी के बारे में। अगला क्वेश्चन है 2020 फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। फिकी क्या होता है ये समझिए पहले। फिकी देखिए उसको बोलते हैं FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? फिकी ने सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है बजरंग पुनिया को, पुरुषों में बजरंग पुनिया को, और महिलाओं में इलावेनिल वालारिवन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये जो खिलाड़ी हैं इलावेनिल और वालारिवन, ये शूटिंग करती हैं, और बजरंग पुनिया पहलवान हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। और फिकी के प्रेसिडेंट कौन है? फिकी के प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर इसके प्रेसिडेंट हैं। अभी इन्होंने एक और अवार्ड दिया, कोच ऑफ द ईयर। तो कोच ऑफ द ईयर किसको दिया है? मिस्टर राधाकृष्णन नैयर, जो कि एथलीट के कोच हैं। मिस्टर राधाकृष्णन नैयर को इन्होंने दिया है कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड। और इन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अनिल कुंबले को भी एक अवार्ड दिया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। यूनिसेफ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ को बोलते क्या है? यूनिसेफ को पहले बोलते थे यूनाइटेड नेशन UNICEF। यूनिसेफ को पहले बोलते थे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल और इमरजेंसी इसमें से हटा दिया गया, तो अब इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो प्रत्येक वर्ष ये यूनिसेफ दिवस मनाता है किस दिन? 11 दिसंबर को, ऑप्शन बी। और इसके प्रेसिडेंट हैं कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन है? हेनरिटा H4 है, लेकिन लोग बोलते हैं हेनरिटा 4। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में 2 चीज़ों का और हेडक्वार्टर है। किस चीज़ का? एक तो इसका हो गया, और एक है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का भी हेडक्वार्टर है, और एक चीज़ का और है यूनाइटेड
नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में भी है, न्यूयॉर्क में ही है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? ये यूनाइटेड स्टेट का एक शहर है। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस ये किस दिन मनाया गया? पहले इसको समझिए। ये मनाया गया 11 दिसंबर को, जिस दिन यूनिसेफ दिवस होता है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस भी होता है। ये हर साल मनाया जाता है उसी दिन। तो इसका थीम इस बार क्या था, क्या है? इसका थीम है इसका माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी ऑप्शन सी हो जाएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित डाकघर कहाँ पे है? ये इंडिया में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये इंडिया में है। ये कहाँ पे है? ये हिक्किम में है। हिक्किम में ये पड़ता है। और हिक्किम कहाँ पे पड़ता है? हिक्किम पड़ता है स्पाइटी वैली में। स्पीटी वैली इसको बोलते हैं, SPITIVALLEY। स्पीटी वैली में पड़ता है। स्पीटी वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 0.86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो अभी इसकी पहले इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, और अभी इसकी ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। 0.86 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, जिसका सर्वेक्षण किया है अभी नेपाल और चाइना ने मिलके। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे। किस बैंक और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने बैंकासुरेशन के लिए साझेदारी करी है? तो पहले ये समझिए बैंकासुरेशन क्या होता है। बैंकासुरेशन देखिए ये होता है कि जब कोई एक बैंक के थ्रू बीमा कंपनी अपने उत्पादों को बेचती है तो उसी को बोलते हैं बैंकासुरेशन। इसमें परसेंटेज होता है, कुछ हिस्सेदारी बैंक लेते हैं, कुछ हिस्सेदारी बीमा कंपनियां लेती हैं। तो ये जो करा है साझेदारी किसके साथ इन्होंने करा है? ये करा RBL बैंक के साथ। RBL ऑप्शन ए, RBL। और ICICI की बात हो रही है तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संदीप बख्शी, मिस्टर संदीप बख्शी। और संदीप कटारिया से इनको कन्फ्यूज मत कीजिएगा। संदीप कटारिया बाटा के CEO हैं। बाटा एक जूतों की कंपनी है, उसके CEO हैं संदीप कटारिया। और संदीप बख्शी जो है ICICI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इन्होंने स्टार्ट लीगो प्रोग्राम भी शुरू किया था। ICICI बैंक ने ही स्टार्ट लीगो प्रोग्राम भी इन्होंने ही शुरू करा था। और iMobile पे ऐप भी इन्हीं का है। और पहला ब्रांच नेपाल में इन्होंने खोला है। पहला ब्रांच इन्होंने नेपाल में काठमांडू में खोला है। तो ये ऐसा करने वाले पहले निजी कंपनियों में सबसे पहले बने हैं ये। क्लियर है? और इन्होंने इसकी बात करें ICICI से, एक और न्यूज़ है कि इन्होंने अपनी जो है श्रीलंका से सारे ब्रांचेस को विड्रॉल कर लिया, हटा लिया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? पहले इन्होंने करी थी -9% GDP रहेगी 2021 के लिए, लेकिन अभी इन्होंने करी है -8%। तो भारत के लिए अच्छी बात है, -8% रहेगी। तो पहले इन्होंने करी थी कितनी? -9%। अभी इन्होंने करी है, फिर से बताइए, इन्होंने -8% GDP रहने वाली है। इसके MD कौन है ADB के? मसाद सुगु असाकावा। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, मसाद सुगु असाकावा, जो कि वहाँ से हैं, जापान से। और इसके ADB के वो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है इंडियन है, भारतीय मूल के हैं, अशोक लवासा। और समीर कुमार खरे इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडिया की तरफ से। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। 2020 टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया? देखिए पहले ये समझिए, टाइम पत्रिका जो टाइम मैगजीन है, इसके ओनर कौन है? मार्क बेनियोफ। मार्क बेनियोफ इसके ओनर है। और इन्होंने चुना है पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन और कमला हैरिस को, जो कि ये है अमेरिका के भी राष्ट्रपति नवनिर्वाचित, और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इन्होंने करा है। और ये एक और भी अवार्ड देते हैं, और भी ये पर्सन ऑफ द ईयर चुनते हैं। तो कौन कौन से? जैसे एथलीट ऑफ द ईयर। एथलीट ऑफ द ईयर उन्होंने किसको चुना है? लेब्रॉन जेम्स। बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं लेब्रॉन जेम्स, तो इनको इन्होंने चुना है एथलीट ऑफ द ईयर। और बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर इन्होंने चुना है एरिक युवान को। एरिक युवान, जो कि जूम, जो एक जूम ऐप आपने देखा होगा, तो जूम के CEO हैं एरिक युवान, उन्हीं को चुना गया है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा। किड ऑफ द ईयर इन्होंने चुना गीतांजलि राव की, जो कि भारतीय हैं। किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार 2020 जीतने वाले पहले गैर भारतीय कौन बने हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे देश के व्यक्ति को दिया गया है
रामानुजम पुरस्कार तो युवा गणितज्ञों के लिए, तो ये किसको दिया गया है? ये ब्राज़ील के हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैरोलिन अरूजो, कैरोलिन अरूजो इनको दिया गया है। और बात हो रही है ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में देखिए एक चीज़ है, एनडीबी, एनडीबी का हेडक्वार्टर भी ब्राज़ील में ही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पे नहीं है, उस वहीं के एक व्यक्ति हैं, वही प्रेसिडेंट है, मार्कस प्राडो ट्राइजो, मार्कस प्राडो ट्राइजो, वो उस बैंक के सीईओ हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सीईओ हैं मार्कस प्राडो ट्राइजो, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्राडो ट्राइजो, और वो ब्राज़ील देश के हैं, मार्कस प्राडो ट्राइजो। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, ड्रामा, डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी। तो और इस बुक को लिखने के लिए इनकी मदद किसने करी? इनकी मदद करी थी भावना रॉय ने, BHAVANA, भावना ROY, रॉय। और इन्हीं की एक और किताब है सोहेल देव, अमीश त्रिपाठी की एक किताब है सोहेल देव, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किए गए ई कृषि स्पॉट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है बीम, BEAM। बीम कुछ नहीं है, बीम का फुल फॉर्म है बॉम्बे, बी से हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता करा है? तो ये करा है इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, कैपिटल इसकी है वियना, वियना इसकी कैपिटल है। और वियना में कई चीज़ों का हेडक्वार्टर है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे UNODC का भी हेडक्वार्टर वियना में ही है, UNODC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का हेडक्वार्टर भी वियना में है। और ओपेक का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है, ओपेक, क्लियर है? OPEC, ओपेक का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। तो ओपेक को क्या बोलते हैं? ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? OPEC। और ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी ओपेक की? ओपेक की स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को, 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। निकोलाई सियूका को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। रोमानिया की कैपिटल है बुकारेस्ट, बुकारेस्ट इसकी कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी है लियों, LEU, लियों। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 12 दिसंबर के। मिलते हैं 13 दिसंबर के। तो मिलते हैं 14 दिसंबर के वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स। थैंक्स।